बच्चों, मैं संगीता पांचाल। आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने जाएंगे वह है कृषि प्रदेश, एग्रीकल्चरल रीजन्स। कृषि प्रदेश पृथ्वी तल पर कृषि से संबंधित विशेषताओं का समूह होता है, जिसमें कृषि दशाओं तथा कृषि कार्य पद्धति संबंधी विशेषताओं की दृष्टि से समरूपता मिलती है। अर्थात कृषि प्रदेश जो है वह पृथ्वी तल पर कृषि से संबंधित जितनी भी विशेषताएं हैं उन विशेषताओं का एक समूह होता है, जिसमें कृषि करने से संबंधित जो भी इसकी कार्य पद्धति है उसकी विशेषताओं में समरूपता अर्थात समानता मिलती है। यह समानता जो है वह अपने निकटवर्ती प्रदेश से भिन्नता रखता है। जो भी विशेषताएं होती हैं किसी का प्रदेश विशेष की कृषि से संबंधित विशेषताएं, वह विशेषताएं अपने जो निकटवर्ती प्रदेश हैं उससे भिन्न होती हैं। कृषि प्रदेश में कृषि परिवेश संबंधी समरूपता अर्थात होमोजेनिटी एवं संबद्धता, फसलों के प्रकार, उत्पादन विधि, कृषि में प्रयुक्त उपकरण एवं प्रविधि तथा कृषकों की जीवन पद्धति एवं स्तर आदि के रूप में मिलती हैं। दो अलग अलग कृषि प्रदेशों में हम जानते हैं कि भौतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि कारकों में भिन्नता मिलती है। अतः इन कारकों में भिन्नता मिलने के कारण ही दो अलग अलग जो कृषि प्रदेश हैं वह आपस में अलग अलग होते हैं। इन्हीं कारकों को कृषि प्रदेश के निर्धारण में मूल मानक मानते हैं। कृषि प्रदेश समरूप अर्थात फॉर्मल रीजन्स होते हैं, आकृतिक प्रदेश होते हैं, जिसमें अनेक लक्षणों की समरूपता पाई जाती है। इस प्रकार कृषि प्रदेश बहुविषयी प्रदेश होते हैं। कृषि प्रदेश की जो संकल्पना है वह ग्रीक संकल्पना है, अर्थात इसका जो कृषि प्रदेश की संकल्पना का उद्भव ग्रीक से हुआ है, क्योंकि कृषि तथा प्रदेश दोनों ही समय के साथ परिवर्तनशील हैं। इस कारण ही विभिन्न भूगोलवेत्ताओं ने अपने अनुसार अलग अलग मानकों को अपनाकर कृषि प्रदेशों का निर्धारण किया है। एक विद्वान हुए हैं बुकानन, उनके अनुसार कृषि प्रदेश जो है वह शस्य साहचर्य, क्रॉप कॉम्बिनेशन, पशुपालन साहचर्य आदि मानदंडों के आधार पर कृषि प्रदेशों का सीमांकन मानते हैं। अर्थात बुकानन के अनुसार किसी भी कृषि प्रदेश का सीमांकन है वह उस क्षेत्र में जो शस्य है अर्थात जो क्रॉप है, जिस फसल को उगाया जाता है उन फसलों का जो साहचर्य है जिसे क्रॉप कॉम्बिनेशन कहते हैं, पशुपालन और कृषि का जो साहचर्य है आदि जो मापदंड है, आदि जो मानक है, इनको आधार मान करके किसी भी कृषि प्रदेश का सीमांकन किया जाना चाहिए। अतः वर्तमान में हम देखते हैं कि किस तरह से परिवर्तनशील स्वरूप में पृथ्वी का कोई भाग जहाँ कृषि का एक विशिष्ट स्वरूप मिलता है एक कृषि प्रदेश कहलाता है। अर्थात कृषि प्रदेश किसे कहते हैं? कृषि प्रदेश जहाँ पर परिवर्तनशील स्वरूप में पृथ्वी का कोई भाग जहाँ कृषि का एक विशिष्ट स्वरूप मिलता है तो उसे ही कृषि प्रदेश कहा जाता है। विटलसी ने कृषि प्रदेश की परिभाषा इस तरह से दी है। उनके अनुसार कृषि प्रदेश ऐसे विस्तृत क्षेत्र होते हैं जहां फसलों की किस्मों तथा उनकी उत्पादन विधि में समरूपता मिलती है। अर्थात विटलसी के अनुसार कृषि प्रदेश जो कि एक बहुत विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए होते हैं, जिनका एरिया बहुत वास्ट होता है, वहां पर जो पैदा की जाने वाली फसलें हैं उनकी किस्में तथा उनका उत्पादन, उनकी उत्पादन विधि आदि में समानता देखने मिलती है। इसी समरूपता के कारण उस क्षेत्र विशेष को एक विशिष्ट कृषि प्रदेश की संज्ञा दी जा सकती है। साथ ही कृषि उपयोग में विशिष्टता जन्य जो संबद्धता मिलती है वह भी प्रमुख होती है। कृषि प्रदेशों का जो सीमांकन है अर्थात लिमिटेशन ऑफ एग्रीकल्चर रीजन्स, इसके अंतर्गत कोई स्थायी प्राकृतिक या मानवीय मापदंड नहीं होता। सीमांकन के लिए किसी भी कृषि प्रदेश के सीमांकन के लिए
कोई भी स्थायी प्राकृतिक या मानवीय मापदंड नहीं होता। समयानुसार पृथ्वी के बाहरी स्वरूप में परिवर्तन होता रहता है, अर्थात पृथ्वी पर जो परिवर्तन स्वरूप है वह परिवर्तनशील है, जिससे कृषि का स्वरूप भी प्रभावित होता है। परंतु विभिन्न भूगोलवेत्ताओं ने अपने अनुभवों एवं ज्ञान के सहारे संपूर्ण पृथ्वी को अनेक कृषि प्रदेशों में विभक्त किया है। यद्यपि इनमें से कोई सा भी विभाजन स्थायी नहीं है, परंतु इनमें कृषि के प्रकार एवं उसके स्वरूप को समझने में पर्याप्त सहायता मिलती है। इन कृषि प्रदेश के विभाजन में अनेक भूगोलवेत्ताओं एवं विद्वानों ने समय समय पर अपने विचार रखे हैं और इनका आधार भी अलग अलग प्रस्तुत किया है। जनरली जो कृषि प्रदेश हैं उनको निर्धारित करने के लिए फसल पशु साहचर्य, कृषि की विधियाँ आदि को समाहित किया जाता है। अर्थात कृषि प्रदेश के जो विभाजन है उसका जो प्रमुख आधार है वह है फसल पशु साहचर्य यानी क्रॉप कॉम्बिनेशन, कृषि की विधियों आदि को शामिल किया जाता है। बेकर ने 1926 में कृषि प्रदेशों के निर्धारण में प्राकृतिक कारकों को प्रमुख आधार माना। इसके विपरीत 1936 में विटलसी और हार्टशॉन ने तथा 1935 में हार्टशॉन एवं डिकेन ने आर्थिक कारकों को अपेक्षाकृत अधिक महत्व दिया, जबकि वेबेल ने तुलनात्मक रूप से सांस्कृतिक कार्यों को अधिक महत्व दिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि किस तरह से अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग कारकों को अधिक महत्व देते हुए कृषि प्रदेशों का निर्धारण किया। कृषि के जो प्रदेश हैं, विश्व के जो कृषि प्रदेश हैं, उनका सीमांकन एवं उनकी विशिष्टताओं की पहचान करने का प्रयास समय के अनुसार बदलती भौगोलिक परिस्थितियों के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग किया है, जिनमें हंटिंगटन, जॉनसन, बेकर तथा विटलसी के कार्य अधिक महत्वपूर्ण रहे हैं। इसका हम संक्षिप्त विवरण इस तरह से प्रस्तुत कर सकते हैं। सबसे पहले हंटिंगटन के अनुसार कृषि प्रदेशों के निर्धारण के प्रमुख आधार क्या रखे हंटिंगटन ने प्राकृतिक पर्यावरण के कारकों के आधार पर विश्व को 4 कृषि परिमंडलों में विभाजित किया है। उन्होंने विभिन्न आधार कारकों में जलवायु को सबसे प्रमुख कारक माना है। चूंकि विटलसी ने पर्यावरण के कार्यों को बहुत महत्वता दी है, पर्यावरण के कारकों में भी जलवायु को सर्वाधिक प्रमुख कारक माना है। ये जो कारक हैं वह निम्नलिखित है। पहला है, चूंकि उन्होंने 4 कृषि परिमंडल बताए हैं, तो जो प्रथम कृषि परिमंडल है उसमें उन्होंने वे क्षेत्र सम्मिलित किए हैं जो कृषि के लिए सर्वथा अनुपयुक्त होते हैं, अर्थात कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। इनमें टुंड्रा तथा अन्य हिमाच्छादित क्षेत्र, उच्च पर्वतीय क्षेत्र तथा उष्ण मरुस्थल प्रमुख हैं। हंटिंगटन ने जो द्वितीय वर्ग रखा है, जो दूसरा कृषि परिमंडल बताया है, उसमें वे क्षेत्र सम्मिलित किए हैं जो कि अनुपलब्ध हैं, अर्थात द्वितीय वर्ग में कृषि के लिए अनुपलब्ध क्षेत्रों को सम्मिलित किया है, जो कृषि के योग्य तो है लेकिन उपलब्ध नहीं है, जैसे विषुवत रेखीय वर्षा, वन, टेगा वन आदि। तीसरा जो कृषि परिमंडल है उसमें उन्होंने अनिश्चित कृषि वाले क्षेत्र बताए हैं, जिनमें निम्न अक्षांशीय आर्द्र एवं शुष्क प्रदेश, मानसूनी प्रदेश तथा शीतोष्ण अर्ध शुष्क प्रदेश प्रमुख हैं। चौथे कृषि परिमंडल में वो क्षेत्र शामिल किए हैं जिसमें कृषि के लिए अनुकूल दशाओं वाले क्षेत्र होते हैं, जो कि कृषि के लिए उपयुक्त दशाओं वाले क्षेत्र होते हैं, जिनमें पश्चिमी यूरोपीय जलवायु, यूरोपीय तथा अमेरिकी महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु, मध्य अक्षांशीय, पूर्वी तटीय जलवायु और भूमध्य सागरीय जलवायु को सम्मिलित किया है। इस तरह से हंटिंगटन ने पर्यावरण के विभिन्न कारक जिसमें जलवायु को महत्ता देते हुए 4 प्रकार के कृषि परिमंडल स्थापित किए हैं। अब है जॉनसन। जॉनसन ने विश्व की अनुकूल और विषम प्राकृतिक दशाओं के आधार पर, अर्थात
अनुकूल तथा प्रतिकूल परिस्थितियों के आधार पर, प्राकृतिक दशाओं के आधार पर 5 प्रकार के कृषि प्रदेश बताए हैं। पहला है, जॉनसन के अनुसार पहला कृषि प्रदेश है उष्णकटिबंधीय जीवन प्रदेश अर्थात ट्रॉपिकल लाइफ जोन। दूसरा है उष्ण या उपोष्ण कटिबंधीय मृत्यु प्रदेश या मरुस्थल अर्थात ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल डेथ जोन और डेजर्ट। तीसरा जो जॉनसन ने बताया है वह है उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेश या भूमध्य सागरीय प्रदेश अर्थात सब ट्रॉपिकल लाइफ जोन और द मेडिटेरेनियन रीजन। चौथा जो है वह है शीतोष्ण कटिबंधीय जीवन प्रदेश टेम्परेट लाइफ जोन। और पांचवा जो है अंतिम वह है ध्रुवीय मृत्यु प्रदेश अर्थात पोलर डेथ जोन। इस प्रकार जॉनसन ने विश्व की अनुकूल तथा प्रतिकूल जो प्राकृतिक दशाएं हैं उसके आधार पर जीवन एवं मृत्यु शब्द को समाहित करते हुए 5 प्रकार के जीवन एवं मृत्यु कृषि प्रदेशों में विभाजित किया है। इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह से ये जॉनसन है, हंटिंगटन है आदि के अनुसार जो कृषि प्रदेश है मुख्यतः विभाजन के जो क्षेत्र विशेष की फसल है, फसल पशु संयोजन एवं कृषि विधियों को प्रमुख मानदंड के रूप में प्रस्तुत किया है। अब हम अध्ययन करेंगे टेक्निक्स ऑफ एग्रीकल्चर रीजनलाइजेशन अर्थात कृषि प्रादेशिकरण की विधियाँ। कृषि का प्रादेशिक सीमांकन करने के लिए सैद्धांतिक से लेकर के आनुभाविक, विवरणात्मक तथा सांख्यिकीय विधियों का उपयोग किया जाता है जिनके द्वारा विशेषण करके कृषि प्रादेशिकरण किया जाता है। इस तरह से इसकी जो प्रमुख विधियां हैं कृषि प्रादेशिकरण की वह इस प्रकार से हैं। पहली विधि है आदर्श विधि। टेक्निक्स ऑफ एग्रीकल्चर रीजनलाइजेशन में सबसे पहली 5 टेक्निक्स है। पहली है नॉर्मेटिव टेक्निक्स अर्थात आदर्शी विधियाँ। दूसरी है एम्पिरिकल टेक्निक्स अर्थात आनुभाविक विधियाँ। तीसरी है स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स अर्थात सांख्यिकीय विधियाँ। सांख्यिकीय विधियों में 2 तरह की विधियाँ और शामिल की जाती हैं। एक है सिंगल फीचर टेक्निक्स एक तात्विक विधि और दूसरी है बहुतात्विक विधि। पहले हम अध्ययन करेंगे आदर्शी विधियाँ। आदर्शी विधियाँ किसी प्रदेश में निश्चित भौगोलिक दशाओं में पाए जाने पर विकसित होने वाले भूमि उपयोग कटिबंध का विकास होता है अर्थात किसी भी प्रदेश में निश्चित भौगोलिक दशाओं के कारण वहाँ पर विकसित होने वाला जो भूमि उपयोग है एक अलग ही तरह के भूमि उपयोग कटिबंध का विकास होता है वहाँ पर पाई जाने वाली भौगोलिक दशाओं के कारण। यहीं पर प्रारंभ में भूगोल का अध्ययन बिंदु माना जाता है। इस संदर्भ में वॉन थ्यूनेन ने 1826 में संकेंद्रीय वृत्तखंड का जो सिद्धांत दिया वह अग्रणीय है। इसमें एक समान भौगोलिक दशाओं वाले एक उर्वर मैदान की कल्पना की गई थी अर्थात वॉन थ्यूनेन ने एक समान प्राकृतिक दशा वाले क्षेत्र जहाँ पर उर्वर मैदान की कल्पना उन्होंने की थी। थ्यूनेन के आधार पर 1925 में जॉनसन ने यूरोपीय कृषि व्यवस्था का निर्धारण किया। तत्पश्चात E.M. हूवर ने भी 1948 में आदर्शी सिद्धांत का प्रयोग किया। इस तरह से आदर्शी सिद्धांत में सर्वप्रथम जो विधि है कृषि के प्रादेशिकरण की विधि इसको सबसे पहले वॉन थ्यूनेन ने 1826 में संकेंद्रीय वृत्तखंड के रूप में प्रतिपादित किया जिसमें कि समान भौगोलिक दशा वाले एक उर्वर मैदान की उन्होंने कल्पना की थी। थ्यूनेन के इसी आधार पर बाद में जॉनसन, हूवर आदि ने भी आदर्शी सिद्धांतों का प्रयोग किया कृषि के प्रादेशिकरण करने में। दूसरी प्रमुख विधि है एम्पिरिकल टेक्निक्स अर्थात आनुभविक विधियाँ। इन विधियों में व्यक्तिगत अनुभवों का उपयोग करके कृषि प्रदेश निश्चित किए जाते हैं अर्थात जो भी हमारे अनुभव होते हैं उन अनुभवों के आधार पर कृषि प्रदेशों का निर्धारण किया जाता है। इन विधियों का प्रयोग O.E. बेकर ने 1926 और 33 में, जॉनसन ने 1923 से 26 में किया तथा C.F. जॉन्स, टेलर, वॉल्केनबर्ग आदि ने भी इन विधियों का प्रयोग
कृषि के प्रादेशिकरण में किया। इनमें जो बेकर हैं वह अग्रणीय हैं, जिन्होंने अपनी पत्रिका इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंतर्गत उत्तरी अमेरिका के कृषि प्रदेशों पर लगभग 12 ऐसे निबंध प्रकाशित किए थे। बेकर ने अपने अनुभवों के आधार पर आर्थिक कारकों की व्याख्या की है। उनके विचार में कृषि प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां कृषि संबंधी दशाएं जैसे कि फसलें आदि में समानता पाई जाती है, जो कि जलवायु पर निर्भर करती हैं। अर्थात बेकर ने बताया कि जो कृषि प्रदेश होता है वह ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ कृषि से संबंधित जितनी भी दशाएं होती हैं उनमें समानता पाई जाती है, और यह जो विशेषता या दशाएं हैं वह जलवायु पर निर्भर करती हैं। बेकर की तरह के जो अनुभव एवं निरीक्षण है उनके आधार पर जॉनसन ने यूरोप, जोन्स ने दक्षिणी अमेरिका, टेलर ने ऑस्ट्रेलिया और वोल्केनबर्ग ने एशिया के तथा शांज ने अफ्रीका के कृषि प्रदेशों का निर्धारण किया है। तीसरी जो प्रमुख विधि है वह स्टैटिस्टिकल विधि है, जो कि 2 भागों में बांटी गई है, एक तात्विक विधि और बहुतात्विक विधि। सांख्यिकीय विधियों में जैसा कि द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत अनुभव तथा निरीक्षण पर आधारित जो विधियां थी उनका स्थान स्टैटिस्टिकल मेथड्स ने ले लिया। अर्थात सांख्यिकीय विधियों ने द्वितीय विश्व युद्ध होने के उपरांत जो पूर्व में अनुभव और निरीक्षण के आधार पर जो कार्य किया जा रहा था, जो विधियां थी निरीक्षण अनुभव आधारित, उसके स्थान पर सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग किया जाने लगा। इनका उपयोग सांख्यिकीय सिद्धांतों के द्वारा किया जाता है। इन विधियों में शस्य संकेंद्रण, शस्य संयोजन, शस्य पशु संयोजन, कृषि दक्षता तथा उत्पादकता के आधार पर निर्धारित कृषि प्रदेश आदि प्रमुख स्थान रखते हैं। इन प्रदेशों में प्रयुक्त कारकों की संख्या के आधार पर 3 प्रकार के कृषि प्रदेश सीमांकित किए गए हैं, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्न है। पहला है एक तात्विक विधि, अर्थात सांख्यिकीय विधियों के आधार पर जो 3 प्रकार के कृषि प्रदेश निर्धारित किए जाते हैं उनमें जो विधियां उपविधियां प्रयुक्त की जाती है उसमें पहली है एक तात्विक, अर्थात सिंगल फीचर टेक्निक्स। इसमें एक तत्व को प्रधान मान करके कृषि प्रदेश का निर्धारण किया जाता है, जिनमें जैसे फसलों के संकेंद्रण के अनुसार प्रमुख शस्य निर्धारित कर लिए जाते हैं। जैसे अमेरिका में कपास पेटी या मक्का की पेटी इसी आधार पर निर्धारित की गई है एक तात्विक विधि के आधार पर। भारत में भी कोटि गुणांक के अनुसार प्रथम कोटि की फसल के आधार पर गेहूं की टोकरी तथा चावल का कटोरा आदि निश्चित किए गए हैं। वर्तमान में एक तात्विक जो प्रदेश हैं उनकी महत्ता कम हो गई है, अर्थात एक तात्विक विधि के आधार पर एक तात्विक प्रदेश की संकल्पना की गई है। दूसरी जो है बहुतात्विक विधि। बहुतात्विक विधि में कृषि के जो प्रादेशिकरण है उनमें अनेक मानदंडों के आधार पर कृषि का प्रादेशिकरण किया जाता है। इन विभिन्न मानदंडों के आधार पर बहुतात्विक कृषि प्रदेश को निर्धारित किया जाता है। ये जो बहुतात्विक प्रदेश हैं उनको निम्नलिखित समूहों में विभक्त किया जा सकता है, A, B, C और D। ए में जो कृषि प्रदेश है वह भूमि क्षमता प्रदेश है। भूमि क्षमता प्रदेश में का जो निर्धारण है वह भौगोलिक दशाओं की अनुकूलता तथा प्रतिकूलता के आधार पर किया जाता है। कृषि जलवायु प्रदेश इसी क्रम में निश्चित किए जाते हैं। इसी तरह से जो दूसरा है बी में वह है भू जोत तंत्र। इसमें जोत अर्थात खेत के उपयोग के चक्रण के आधार पर कृषि प्रदेश का निर्धारण किया जाता है। तीसरा जो है बहुतात्विक विधि के आधार पर वह है कृषि तंत्र प्रदेश। कृषि तंत्र प्रदेश हैं, इनका निर्धारण कृषि के प्रादेशिक स्वरूप के आधार पर किया जाता है। ऐसे प्रदेश शस्य संयोजन, शस्य पशु संयोजन, कृषि दक्षता तथा कृषि उत्पादकता आदि के आधार पर निश्चित किए जाते हैं। शस्य संयोजन विधि में J.C. वीवर ने 1954 में एक विधि का प्रतिपादन किया, न्यूनतम विचलन विधि, जो कि इस तरह के प्रदेश के निर्धारण में एक अग्रणी विधि है। इसी के आधार पर वीवर ने मध्य पश्चिमी व संयुक्त राज्य अमेरिका के शस्य संयोजन प्रदेश निर्धारित किए हैं। इसके अतिरिक्त जॉनसन, थॉमस, डोई आदि ने भी इस तरह के कृषि तंत्र प्रदेश स्थापित किए हैं। कृषि उत्पादकता के आधार पर कैंडोल ने 1939 में कृषि प्रादेशिकरण का प्रयास किया।
उन्होंने अर्थात केंडल ने कोटि गुणांक विधि का उपयोग करके इंग्लैंड में 48 काउंटियों में कृषि प्रदेश का सीमांकन किया है। भारत में जो इस तरह की विधि है बहुतात्विक विधि के अंतर्गत कृषि तंत्र प्रदेश की विधि है, इसका प्रयोग प्रोफेसर शफी ने 1960 में किया। चौथा जो बहुतात्विक प्रदेश है उसके अंदर बहुतात्विक विधियों के अंतर्गत जो चौथा प्रदेश निर्धारित किया जाता है वह है प्रकार्यात्मक प्रदेश। चौथा जो प्रकार्यात्मक प्रदेश है इनका निर्धारण केंद्रीय स्थल सिद्धांत की जो पदानुक्रम विधि है उसके प्रयोग के द्वारा किया गया है। ऐसे कार्यों में एरी ने 1559 का जो टोक्यो का दुग्ध आपूर्ति वाला क्षेत्र है उसके पदानुक्रम में करके कृषि प्रदेश का निर्धारण किया है। तीसरा जो प्रमुख कृषि प्रदेश का जो निर्धारण है मतलब सांख्यिकीय विधि के अनुसार जो तीसरा प्रदेश है वह है पूर्ण कृषि प्रदेश। इसका निर्धारण है वो कृषि से संबंधित सभी पक्षों का अर्थात तथ्यों का अध्ययन करके किया जाता है। इन पक्षों में प्राकृतिक, आर्थिक, सामाजिक आदि कारकों को सम्मिलित किया जाता है जिनको विभिन्न विद्वानों द्वारा अलग अलग रूप में महत्व दिया गया है। इसमें हॉर्न ने का जो है वह है 1892 में तथा विटलसी ने 1936 में जो कृषि प्रदेश निर्धारित किए वह महत्वपूर्ण है। बेकर, जॉनसन, शार्न्स, टेलर तथा वोल्केनबर्ग द्वारा निर्धारित कृषि प्रदेशों में भी पूर्ण कृषि प्रदेश की विधि को महत्व दिया गया है। 1925-26 में जॉनसन ने यूरोप, जोन्स ने दक्षिणी अमेरिका, शार्न्स ने अफ्रीका, टेलर ने ऑस्ट्रेलिया और वोल्केनबर्ग ने एशिया के कृषि प्रदेशों का निर्धारण इसी प्रकार पूर्ण कृषि प्रदेश के आधार पर किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि किस तरह से वर्तमान समय में सांख्यिकीय विधियों का महत्व बढ़ता जा रहा है जिनका आधार आदर्शी तथा अनुभाविक विधियों को माना जाता है। अगले वीडियो में हम विटलसी के अनुसार जो विश्व के प्रमुख कृषि प्रदेश हैं उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। धन्यवाद।